हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्यात अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपन 14 चैप्टर अपन लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन अपना 15 लेसन स्टार्ट करेंगे। बच्चों, 14 चैप्टर में अपन ने क्या देखा था? 14 चैप्टर के अंदर अपन ने देखा था राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय से हमें क्या पता चलता है। साथ में अपन ने स्टॉक और प्रवाह देखा था। फिर अपन ने देखा था आय का चक्राकार प्रवाह। फिर देखा था विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय देखा। फिर अप्रत्यक्ष कर देखा। फिर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर देखा। निवेश देखा, सकल निवेश देखा, शुद्ध निवेश देखा, मूल्यह्रास देखा, वास्तविक प्रवाह देखा और मौद्रिक प्रवाह देखा। और इसके बाद आज हम पढ़ेंगे लेसन 15 जिसका नाम है राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय। बच्चों, अब अपन राष्ट्रीय आय के बारे में बहुत कम अपन को 14 चैप्टर के अंदर जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, अब हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी बच्चों कि राष्ट्रीय आय की सबसे पहले कि देश के अंदर अर्थव्यवस्था के संबंधित आर्थिक क्रियाओं की गणना के बारे में जो पहला कॉन्सेप्ट आया था वो 1934 में आया था। और ये दिया था साइमन कुजनेट्स ने। किसने दिया था? प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स ने दिया था। सबसे पहले कब दिया था? 1934 में। कि पहली बार बात हुई थी कि हम ये आर्थिक क्रियाओं के द्वारा जो हम कुछ उत्पादित कर रहे हैं उनकी गणना की जाए। फिर देश की आज़ादी के बाद 1949 के अंदर प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस ने राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जिसके वो अध्यक्ष थे। और उन्होंने राष्ट्रीय आय संबंधित अवधारणाएं दी और ये बताया कि इस तरह हम देश में जो आर्थिक क्रियाओं के द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं उसकी गणना कर सकते हैं। उसके बाद अब वर्तमान के अंदर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO है जो कि राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है, उनका विश्लेषण करता है और उन्हें फिर प्रकाशित करता है। तो बच्चों, आ रहा है समझ में आपको? राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट कब आया था? 1934 में प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स लाए थे। फिर 1949 के अंदर प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस ने राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जिसके वे अध्यक्ष थे। और वर्तमान में बच्चों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है जो राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों को संग्रहित करता है, उनका विश्लेषण करता है और उन्हें फिर प्रकाशित करता है। तो ये तो बात हो गई राष्ट्रीय आय शब्द या राष्ट्रीय आय की अवधारणा कैसे आई। अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा। बच्चों, बात परिभाषा की करो तो हम भी देखते हैं कि जब भी कोई नई चीज़ आती है, कोई नया विश्लेषण करते तो अलग अलग जो उसके विशेषज्ञ होते हैं वो उसकी अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय आय से संबंधित भी सबसे पहले हमारे मार्शल ने इसकी परिभाषा दी थी। और मार्शल ने ये कहा था कि हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन आपको पता है ना, हवा, नदी, पानी, सूर्य की रोशनी, मार्बल्स, खनन, जितना भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनको यदि श्रम और पूंजी का उनके ऊपर प्रयोग किया जाए तो कई सारे भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का निर्माण होता है। भौतिक मतलब फिजिकल है ना, वस्तु है, और अभौतिक मतलब सेवाएं। हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी की बात करते हैं ना, तो बस इसी तरह से कि जिस भौतिक का मतलब होता है वस्तु और अभौतिक मतलब सेवाएं। तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उसके ऊपर क्या लगाया जाए? श्रम और पूंजी लगा दी जाए। तो जो भी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं और सेवाएं जो भी उत्पादित हो रही है उन सब का जो योग होता है वही राष्ट्रीय आय है। ये किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। लेकिन ये भी कुछ समझ में नहीं आया। तो मार्शल के बाद आए पिगू। और पिगू ने कहा था कि देश के निवासियों द्वारा उत्पादित वे वस्तुएं या वस्तु परक सेवा और वस्तुओं का वह भाग जिसे हम मुद्रा में माप सकते हैं, है ना। कई सारी वस्तु और सेवा थी, यदि हम उसको मुद्रा में नहीं माप सकते तो पिगू ने कहा कि उसको हम राष्ट्रीय आय में नहीं लेंगे। तो पिगू ने कहा था कि देश के निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तु परक आय का वह भाग जिसे मुद्रा में माप सकते हैं उसे ही हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो मार्शल ने कहा था कि प्राकृतिक संसाधनों द्वारा उत्पादित भौतिक और अभौतिक वस्तुएं, लेकिन पिगू ने कहा कि वस्तु परक आय का वह भाग जिसे हम मुद्रा में माप सकते हैं उसे हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। और बच्चों, पिगू ने विदेशों से प्राप्त राष्ट्रीय आय को भी इसके अंदर इंक्लूड किया था। अब आए थे हमारे फिशर ने कहा था कि अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का जो योग है वही हमारा राष्ट्रीय आय। इस तरह कई सारे अर्थशास्त्री आए और जिन्होंने राष्ट्रीय आय की परिभाषा बताई, लेकिन कोई भी सेटिस्फेक्शन परिभाषा नहीं बता सका। ऐसे में साइमन कुजनेट्स ने एक परिभाषा दी और उसने कहा कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा को एक वर्ष में माना। उन्होंने कहा कि एक वर्ष, जिसे कि हम वित्तीय वर्ष भी कहते हैं, कि एक वर्ष की अवधि में, है ना, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग, कौन सा मूल्य? मौद्रिक मूल्यों का योग
को ही उन्होंने राष्ट्रीय आय कहा। देखो बच्चों, इसको समझने की कोशिश करना, रटने की आवश्यकता नहीं है। साइमन कुजनेट्स ने कहा कि एक वर्ष की अवधि में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं क्या, वो मैं चैप्टर 14 के अंदर आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो साइमन कुजनेट्स ने कहा था कि एक वर्ष की अवधि में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग ही राष्ट्रीय आय होता है। और यहाँ पर उसने मौद्रिक मूल्य में मुद्रा कौन सी ली, जो भी जिस देश में प्रचलित है। जैसे भारत के अंदर रुपया वैसा है, तो हम यहाँ पर जो भी वस्तु उत्पादित होगी उसका रुपये के अंदर उसका मूल्य देखेंगे। तो साइमन कुजनेट्स ने जो परिभाषा दी वही आम प्रचलन में है और आज भी हम उसी को मान रहे हैं कि एक वर्ष की अवधि, जिसे कि वित्तीय वर्ष में भी कहते हैं, देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाती है। और मुद्रा कौन सी लेंगे, जो देश में प्रचलित है। तो ये हमारी साइमन कुजनेट्स ने परिभाषा दी थी और यही परिभाषा फिर प्रचलन में भी है और यही इसको ही मान्यता मिली। बाकी इन सभी परिभाषाओं में कुछ और कुछ आलोचनाएं थी जिसकी वजह से उनको मान्यता नहीं मिली। अब जब बच्चों अपन बात कर ही चुके, राष्ट्रीय आय की परिभाषा देख चुके, अब अपन देखते हैं राष्ट्रीय आय की विशेषता क्या है। लेसन 14 के अंदर भी हमने राष्ट्रीय आय से संबंधित बहुत सारी बातें करी थी। आज हम फिर इसको करते हैं ताकि आपके दिमाग में राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तभी हमें लेसन 15 के जो आगे की चीजें हैं वो समझ में आएगी। तो राष्ट्रीय आय के बारे में सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रीय आय क्या है, एक तरह का प्रवाह है। पहले ही अपन कर चुके हैं, स्ट्रोक और प्रवाह अपन ने पढ़ा नहीं। स्ट्रोक का मतलब क्या था, किसी एक बिंदु के ऊपर जब अपन आर्थिक चर का अध्ययन करते हैं तो उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। लेकिन जब हम किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक निश्चित अवधि में करते हैं तो उसे क्या कहते हैं अपन, उसे अपन प्रवाह कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन किसी एक बिंदु पे एक दिन की बात नहीं है, पूरी एक वर्ष के अंदर अपन बात करते हैं जो कि निश्चित अवधि है। और भारत के अंदर हम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, जिसे अपन वित्तीय वर्ष कहते हैं, उसके अंदर अपन राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो राष्ट्रीय आय क्या है बच्चों, एक प्रवाह है। और दूसरी बात, इसका अध्ययन किसमें करते हैं, एक वर्ष की निश्चित अवधि के अंदर इसका अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि राष्ट्रीय आय के अंदर केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को, मौद्रिक मूल्यों को देखते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं और जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं उनकी बात यहाँ पर नहीं करते। तो राष्ट्रीय आय के अंदर अपन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों की ही बात करते हैं। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ आर्थिक क्रिया या उत्पादक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। ऐसी क्रियाएं जो अनुत्पादक है, जिससे कोई आर्थिक फायदा या आर्थिक हमको उनको अर्जन नहीं हो रहा है, उसकी बात हम राष्ट्रीय आय में नहीं करते। अर्थात राष्ट्रीय आय के अंदर बच्चों सिर्फ आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया गया है, अनार्थिक क्रियाओं या अनुत्पादक क्रियाओं को शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद मूल्यह्रास नहीं जोड़ते, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा था ना, सकल निवेश, शुद्ध निवेश, तो मूल्यह्रास को घटाया जाता है। तो जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय के अंदर भी हम शुद्ध राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, ग्रॉस में से अपन मूल्यह्रास को हमेशा ही घटाएंगे। अब अगली बात है कि बाजार कीमत। राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो बाजार कीमत पे की जाती है। अभी हमने पढ़ा ना, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, अपन 14 चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके। साधन लागत, उसके अंदर साधन लागत में क्या घटाया जाता है, अनुदान तो घटाते हैं और अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा जाता है, तब जाके हमको क्या मिलता है, इसका मार्केट प्राइस मिलती है। तो जो हम राष्ट्रीय आय की जब बात करते हैं वो किस में करते हैं, मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत के ऊपर करते हैं। इसके बाद हमारा देश में प्रचलित मुद्रा। अब जिस देश की राष्ट्रीय आय की अपन बात करेंगे तो वहां पर बच्चों जो भी उनकी मुद्रा चल रही है उसके अंदर अपन इसकी बात करेंगे। भारत की मुद्रा रुपया है, तो हम जब भारत की राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो रुपये में बात करेंगे। और इसका संबंध देश की अर्थव्यवस्था से होता है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि राष्ट्रीय आय का संबंध किससे है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था से। तो मुझे लगता है आपको काफी कुछ इसमें राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो राष्ट्रीय आय की जो 1934 के अंदर सबसे पहले इसकी अवधारणा आई, फिर 1949 के अंदर प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस ने राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जिसके वे अध्यक्ष थे। फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय समिति को और आगे चलाया गया और राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ों का संग्रह करना, उनका प्रचलन प्रकाशित कार्य करना, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन प्रतिवर्ष करता है। उसके बाद अपन ने परिभाषाएं देखी जिसमें पहले मार्शल, पीगू और फिशर जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन वास्तव में साइमन कुजनेट्स के द्वारा दी गई परिभाषा जिसमें उसने कहा था कि एक वर्ष की अवधि में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग ही राष्ट्रीय आय होता है। और जो मुद्रा होती है वो कौन सी होती है, देश में प्रचलित मुद्रा। फिर उसके बाद अपन ने विशेषताएं देख ली कि राष्ट्रीय आय प्रवाह है,
1 वर्ष की अवधि में किया जाता है। इसमें केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। इसमें केवल आर्थिक क्रियाओं को जोड़ता है और आर्थिक क्रिया में भी जहाँ देश के निवासी हैं, चाहे वो देश के निवासी अपने देश में रह रहे हो चाहे विदेश में रह रहे हो, उन सब की आय को बच्चों जोड़ा जाता है। अनुत्पादित या अनार्थिक क्रियाओं को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। मूल्यह्रास को इसमें घटाया जाता है और राष्ट्रीय आय की गणना बच्चों बाजार कीमत पर की जाती है और देश में प्रचलित मुद्रा के ऊपर ही अपन राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो आगे आपको अच्छे समझ में राष्ट्रीय आय की परिभाषा और विशेषताएं। अब अगले टॉपिक के अंदर हम राष्ट्रीय आय से संबंधित और भी समुच्चय देखेंगे। तो अब लेसन 14 और 15, क्योंकि बच्चों लेसन 14 से अपना समष्टि अर्थशास्त्र स्टार्ट हो रहा है। समष्टि पता है ना, समग्र का अध्ययन। तो 1 to 13 व्यष्टि अर्थशास्त्र था, उसके अलग कॉन्सेप्ट थे और अब हम कुछ अलग हटके पढ़ रहे हैं। तो यदि आपको 15 चैप्टर अच्छे से समझना है तो आपको 14 चैप्टर पहले अच्छे से पढ़ना होगा। उसकी वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद जो मैं फोटो अपलोड करती हूँ उससे अपने नोट्स बना लीजिए ताकि आपको अगला लेसन अच्छे से समझ में आए। तो 15 लेसन का फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट के अंदर हम बच्चों फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।